हेलो दोस्तों, सक्सेस रूट चैनल में आपका स्वागत है। आज है 29 फरवरी और आज आपका एसएससी जीडी का एग्जाम था जो कि फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो गया। दोस्तों आज हम इस सेशन में 29 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी क्वेश्चनों का एनालिसिस करेंगे। ये सभी जो क्वेश्चन होंगे 100% रियल एवं ऑथेंटिक क्वेश्चन होंगे विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ आपको बताया जाता है, ताकि नेक्स्ट आने वाले एग्जामों में आपको बेनिफिट देखने को मिलेंगे। एक बताओ दोस्तों, यदि हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसी तरह के सेशन प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी एग्जाम होते रहते हैं उसका एनालिसिस अपने चैनल के माध्यम से करवाता रहता हूं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे द्वारा जो भी सेशन आपको प्रोवाइड की जाए तो इसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिलेगी। और इसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दिया जाता है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ से इसका पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। और जो भी नोटिस वगैरह आते रहते हैं दोस्तों, उसकी जानकारी भी हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको प्रोवाइड करा दिया जाता है। तो इसलिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया था कि सोनल मानसिंह किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। तो प्रॉपर इस रूप में क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे, क्वेश्चन का लैंग्वेज थोड़ा डिफिकल्ट था। तो इनसे संबंधित एक क्वेश्चन पूछे गए थे, तो इनसे संबंधित जो भी फैक्ट हैं आपको कवर करवा देता हूँ। आप देख लीजिएगा कि जो आपके क्वेश्चन जो किस रूप में पूछे गए थे। सोनल मानसिंह का संबंध देखें तो यह जो है भरतनाट्यम एवं ओडिसी दोनों से शास्त्रीय नृत्य से संबंध रखती हैं। तो इन दोनों को ध्यान में रखेगा। वहीं देखें तो सोनल मानसिंह जो कि भारत की प्रसिद्ध नृत्यांगना है, जो कि भरतनाट्यम एवं ओडिसी से संबंध रखती हैं। इन्हें जो है 1992 में पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाली सबसे कम उम्र की प्राप्तकर्ता थी। नेक्स्ट 2003 में जो है इन्हें सोनल मानसिंह को पद्म विभूषण प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। तो इन फैक्ट को भी ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, पूर्वोत्तर राज्यों में सबसे अधिक साक्षर राज्य कौन सा है। तो पूर्वोत्तर राज्यों में देखा जाए तो सबसे अधिक जो साक्षर है वह मिजोरम है। तो मिजोरम इसका करेक्ट आंसर था। इनसे जुड़े कुछ अन्य फैक्टों को देखें तो उत्तर पूर्वोत्तर भारत में देखा जाए तो पिछले 2 दशकों में जो है मिजोरम सबसे अधिक साक्षर में रहा है। यहाँ जो है सबसे अधिक में देखा जाए तो 91.3% जो कि साक्षर रहे हैं। वहीं देखें तो अरुणाचल प्रदेश में साक्षरता में सबसे कम जो कि 65.4% रहा है। 2011 के जनगणना के अनुसार देखा जाए तो 2011 के जनगणना का जो शुभांकर था वह शुभांकर यदि देखा जाए तो इसका प्रगणक शिक्षिका जो कि इसका शुभांकर था। तो इनका शुभांकर जो है इसका शुभांकर भी ध्यान में रखेगा। 2011 के जनगणना का शुभांकर प्रगणक शिक्षिका था, जबकि 2011 के जनगणना का जो आदर्श वाक्य था हमारी जनगणना हमारा भविष्य, इसका आदर्श वाक्य था। और यह जो है भारत में होने वाली जनगणना 15वीं जनगणना था। यदि आज़ादी के बाद देखा जाए तो यह 7वीं जनगणना था। और ओवरऑल देखा जाए तो यह 15वीं जनगणना था 2011 का, जो कि 31 मार्च 2011 को जो है इनके द्वारा रिपोर्ट पेश किया गया था। तो भारत की जनगणना जो था 10 की वृद्धि 17.7% देखने को मिला था, जो कि कुल जो है 1.21 अरब था। वयस्क साक्षर देखा जाए वयस्क दरों में तो 9.21% 10 की वृद्धि था, जो कि देश की जो साक्षरता दर था वह 74.04% था। यानी कि साक्षरता में 10 की वृद्धि जो हुआ था वो 9.21% और ओवरऑल साक्षरता जो पूरे देश का था वह 74.04% था। वह देखें तो बाल में देखा जाए बाल लिंग अनुपात जो कि 0 से 6 वर्ष के लिए वह 919 था। ग्रामीण क्षेत्रों में 923, जबकि शहरी क्षेत्रों में 905 था। यह 0 से 6 वर्ष के लिए लिंग अनुपात है, तो इससे भी ध्यान रखेगा। ये जो है पीछे के शिफ्टों में एग्जाम पूछा जा चुका है, बाल लिंग अनुपात है। तो चलिए इनसे जुड़े कुछ अन्य फैक्टों को देख लेते हैं। ये जो है 2011 के जनगणना के अकॉर्डिंग आपको दे दिया गया है। जैसे देखा जाए तो 2011 के जनगणना में जो है सबसे अधिक जो था वो केरल में था, जो कि 94%। उसके बाद लक्षद्वीप में था 91.85%। उसके बाद मिजोरम जो कि पूर्वोत्तर भारत के अंतर्गत आता है, जो कि 91.33% था। उसके बाद गोवा का स्थान था जो कि चौथा स्थान पर था। ओवरऑल पूरे भारत में 88.22%। तो इसे भी ध्यान में रखेगा इसे क्रम से। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। जैसा कि दोस्तों जनगणना से संबंधित 1 से 2 क्वेश्चन डिफरेंट प्रत्येक शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं, तो इसलिए इन सभी फैक्ट को आप जरूर ध्यान में रखेगा, जिनका भी नेक्स्ट डे में आने वाला एग्जाम है। देखें तो 2011 के जनगणना के अकॉर्डिंग जो लिंग अनुपात था भारत का वह 940, यानी कि 940 लिंग अनुपात देखने को मिला था। 940 या 943 शायद है भारत का लिंग अनुपात। नेक्स्ट देखें तो जनसंख्या जो घनत्व है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है।
नेक्स्ट 2001 से लेकर 2011 तक दशकीय जो वृद्धि हुआ है वह 17.64%। साक्षरता दर जो कुल भारत का है वह 74.04% है। वहीं देखें तो भारत की कुल जनसंख्या का 17.5% जो कि भारत में निवास करती है, यानी कि पूरे विश्व का पूछा जाए तो भारत में जो है 17.5% निवास करती है। शीर्ष 5 साक्षर राज्यों में देखें तो केरल, लक्षद्वीप, मिजोरम, गोवा, मध्य त्रिपुरा, ये जो है शीर्ष 5 राज्य जो कि साक्षर के क्रम में हैं। नेक्स्ट उच्चतम लिंगानुपात वाले शीर्ष 5 राज्यों में देखा जाए जिसमें सबसे अधिक लिंगानुपात है केरल का जो कि 1084 है। उसके बाद पांडुचेरी जो कि केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत आता है, ये यहाँ जो है 1037 है। नेक्स्ट इसके बाद जो है तमिलनाडु स्थान रखता है जो कि दूसरा सबसे अधिक जो है राज्यों में देखा जाए तो दूसरा सबसे अधिक 996 है। तीसरा स्थान पे आंध्र प्रदेश 993 और उसके बाद छत्तीसगढ़ 991। नेक्स्ट देखें तो न्यूनतम लिंगानुपात वाले शीर्ष 5 राज्य, यानी कि जहां लिंगानुपात सबसे कम देखने को मिला है दमन और दीव जो कि 618 थे, और दादरा नगर हवेली जो कि 774, चंडीगढ़ 818, दिल्ली में 868 और अंडमान निकोबार में जो है 876। तो इन सभी आंकड़ों को ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट शीर्ष 5 अत्यधिक घनत्व वाले केंद्र शासित प्रदेश देखें तो जहाँ की जो है सबसे अधिक घनत्व देखने को मिला था वो दिल्ली है, उसके बाद चंडीगढ़, उसके बाद पांडुचेरी, दमनदीप और लक्षद्वीप। शीर्ष अत्यधिक घनत्व वाले राज्यों में देखें तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाले तो बिहार जहाँ पे 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था, पश्चिम बंगाल में 1028 और केरला में 860 और उत्तर प्रदेश में 829। तो सबसे अधिक जो जनसंख्या घनत्व है वो बिहार में और सबसे कम पूछा जाए तो अरुणाचल प्रदेश में था। तो नेक्स्ट देखें तो भारत में जो है 4 अत्यधिक जनसंख्या वाले राज्य, यानी कि जहाँ सबसे अधिक जनसंख्या पाई जाती है तो वह उत्तर प्रदेश है, उसके बाद महाराष्ट्र, फिर बिहार, फिर पश्चिम बंगाल। इन सभी राज्यों में सबसे अधिक जो है जनसंख्या है। नेक्स्ट भारत के 5 सबसे कम जनसंख्या वाले केंद्र शासित प्रदेश, यानी कि 5 राज्य जो कि सबसे कम 5 केंद्र शासित प्रदेश जो कि सबसे कम जनसंख्या रखती हैं वो है चंडीगढ़, फिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दादरा नगर हवेली, दमन और दीप, उसके बाद लक्षद्वीप। तो इन सभी आप फैक्ट को ध्यान में रखेगा क्योंकि यहाँ से जो है प्रत्येक शिफ्ट में देखने को मिल रहे हैं क्वेश्चन। जनगणना 2011 से संबंधित लगभग जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे लगभग आपको कवर करवा दिया गया है, तो इन सभी फैक्ट को आप ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करते हैं? तो सर्वोच्च न्यायालय जो अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी करते हैं, तो अनुच्छेद 32 इसका करेक्ट आंसर होता। सर्वोच्च न्यायालय देखा जाए तो अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी करते हैं। वहीं देखें तो उच्च न्यायालय राज्यों के जो उच्च न्यायालय होते हैं वह अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी करते हैं। वहीं देखें तो सर्वोच्च न्यायालय केवल मौलिक अधिकारों के हनन की स्थिति में रिट जारी करते हैं, जबकि राज्यों के जो उच्चतम न्यायालय होते हैं वह केवल अन्य उद्देश्यों के लिए जो है रिट जारी करते हैं। तो इसे भी ध्यान में रखेगा। वहीं देखें तो अनुच्छेद 32 के तहत जो है कुल 5 रिट जारी किए जाते हैं। ये जो 5 रिट हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षण और उत्प्रेषण, ये जो 5 रिट हैं जो कि अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जारी करते हैं। कुछ अन्य प्रमुख अनुच्छेदों को देखें तो अनुच्छेद 131 जो कि सर्वोच्च न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार से संबंधित है, और अनुच्छेद 32 जो कि सर्वोच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 143 जो कि सर्वोच्च न्यायालय को जो है परामर्श देने के लिए जो है राष्ट्रपति की शक्ति प्रदान करता है, यानी कि अनुच्छेद 143 के तहत ही जो है सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति को सलाह देता है। नेक्स्ट अनुच्छेद 226 जो कि रिट जारी करने से संबंधित उच्च न्यायालयों को शक्ति प्रदान करता है। तो इन सभी महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को भी ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था अनुच्छेद से संबंधित एक क्वेश्चन पूछे गए थे कि वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? तो वाक्य एवं अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता प्रदान किया गया है अनुच्छेद 19 का 1 के अंतर्गत प्रदान किया गया है। तो अनुच्छेद 19 का ए इसका करेक्ट आंसर होता। अनुच्छेद 19 का 1 में देखें तो वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सभी प्रकार की स्वतंत्रताओं में प्रथम स्थान दिया गया है। अनुच्छेद 19 के तहत जो है कुल 6 प्रकार के अधिकार दिए गए हैं। ये जो है वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सम्मेलन, संघ, संचरण, निवास और वृत्ति, ये सभी जो है
6 प्रकार की स्वतंत्रता जो कि अनुच्छेद 19 के अंतर्गत आते हैं। तो चलिए इन्हें भी देख लेते हैं। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत ए के अंतर्गत जो है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 19 के बी के अंतर्गत जो है बिना किसी हथियार के शांतिपूर्व इकट्ठा होने की स्वतंत्रता प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 19 का सी के अंतर्गत जो है संघ या सहकारी समितियां एक बनाने के लिए जो है आपको स्वतंत्रता प्रदान किया गया है। एवं अनुच्छेद 19 का डी जो कि पूरे भारत में स्वतंत्रता पूर्वक घूमने का स्वतंत्रता प्रदान किया गया है, यानी कि आप शांतिपूर्वक भारत के किसी भी क्षेत्र में घूम सकते हैं, भ्रमण कर सकते हैं। यह स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के डी के अंतर्गत प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 19 का ई जो कि भारत के किसी भी क्षेत्र में निवास या बसने की स्वतंत्रता प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 19 का एफ जो कि संपत्ति से संबंधित था, इसको आगे के स्लाइड में आपको कवर करवा देता हूँ। नेक्स्ट देखें तो अनुच्छेद 19 का जी जो कि संपदा यानी कि वृत्त, आप किसी भी पेशा करने का अधिकार जो है, कोई भी पेशा आप कर सकते हैं, इसकी स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 का जी के अंतर्गत प्रदान किया गया है। तो इन सभी फैक्ट को ध्यान में रखेगा। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट जो है अनुच्छेद 19 का एफ और अनुच्छेद 31 जो कि संपत्ति के अधिकार से संबंधित था। तो इसे जो है 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में मौलिक अधिकार से हटाकर इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया और इसे जो है 300 के ए के अंतर्गत रख दिया गया है। वहीं देखें तो भारतीय संविधान में जो है भाग 3 में मौलिक अधिकार वर्णित है जो कि अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है। कुल वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं, लेकिन जब मूल अधिकार जब मूल संविधान बना था उस समय कुल 7 मौलिक अधिकार थे। नेक्स्ट देखें तो इसे जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया था इस मौलिक अधिकार को। तो इन सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट को ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सिकंदर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? तो सिकंदर ने भारत पर जो है 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था। तो 326 ईसा पूर्व इसका करेक्ट आंसर था। तो चलिए इनसे जुड़े कुछ अन्य फैक्टों को देख लेते हैं। जैसे कि सिकंदर का जो जन्म है 556 ईसा पूर्व बेबीलोन में हुआ था। सॉरी, बेबीलोन में नहीं हुआ था, फिलीपींस में हुआ था। इनके पिता का नाम जो कि फिलिप्स था और यह जो है अरस्तु के शिष्य थे। इनके सिकंदर के गुरु अरस्तु थे। सिकंदर जो है 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण करते हैं। सिकंदर का सेनापति जो कि सेलुकस निकेटर था और इनका जल सेनापति निर्याकस था। सिकंदर के द्वारा जो एक और प्रमुख युद्ध लड़ा जाता है जो कि हाई डेस्पिच का युद्ध है, जो कि 326 ईसा पूर्व में सिकंदर एवं पोरस सम्राट पोरस के जो राजा पोरस के साथ जो है पंजाब क्षेत्र के झेलम नदी के तट पर लड़ा जाता है। इसे झेलम वित्सता का युद्ध भी कहते हैं, या तो इसे जो है हाइडेस्पिच का युद्ध के नाम से भी जानते हैं। यानी कि झेलम वित्सता का युद्ध या हाइडेस्पिच का युद्ध के नाम से इसे जानते हैं, जो कि सिकंदर और पोरस के मध्य लड़ा गया था 326 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट, सिकंदर ने जो है कुल 9 महीनों तक भारत में रहा था, जो कि लड़ाई से भरपूर था। यानी कि 9 महीनों भी जो है यह युद्ध ही लड़ता रहा था। भाई देखें तो यह जो है जुलाई 325 ईसा पूर्व में सिकंदर जो कि पश्चिम की ओर लौट गया था। इनके 325 ईसा पूर्व जो है भारत से यह लौट जाता है। सिकंदर की सेना ब्यास नदी को तट को पार नहीं कर पाती है और वहीं से यह 325 ईसा पूर्व में वापस लौट जाता है। इस वापस के दौरान जो है 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में इसकी 33 वर्ष की अवस्था में मृत्यु हो जाती है। वहीं देखें तो सिकंदर का प्रिय घोड़ा जो कि बुका फेला है। सिकंदर के प्रिय घोड़ा का नाम क्या है? बुका फेला। इसी के नाम पर जो है झेलम नदी के किनारे इसने बुका फेला नामक नगर भी बसाया था। तो इन सभी फैक्ट को भी ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सा देश भारत का निकटतम पड़ोसी देश नहीं है? तो आपके ऑप्शन में जापान दिया गया था, तो जापान इसका करेक्ट आंसर होता। जापान जो कि भारत का पड़ोसी देश नहीं है। भारत के जो पड़ोसी देश हैं उसमें से पाकिस्तान, चीन, श्रीलंका, भूटान, नेपाल, म्यांमार, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और मालदीव, ये सभी जो कि भारत के पड़ोसी देश हैं। इनमें से जो है श्रीलंका और मालदीव जो कि समुद्र तट से लगने वाले पड़ोसी देश के अंतर्गत आते हैं, बाकी जो है स्थल सीमा के अंतर्गत आते हैं। तो इसके अलावा जो है आपके ऑप्शन में जापान दिया गया था, तो जापान इसका करेक्ट आंसर होता। इनसे जुड़े कुछ अन्य फैक्टों को देखें तो भारत के साथ जो है कुल 7 देश जो कि सीमा साझा करते हैं। ये जो 7 देश हैं बांग्लादेश स्थलीय सीमा साझा करने वाले देश हैं। तो बांग्लादेश जो कि 4096 किलोमीटर सबसे लंबा सीमा साझा करते हैं। उसके बाद चीन जो कि 3488 किलोमीटर सीमा साझा करता है। पाकिस्तान 3323 किलोमीटर, नेपाल 1751 किलोमीटर, म्यांमार 1643,
भूटान 699, अफगानिस्तान 106 किलोमीटर, जो कि सबसे कम सीमा साझा करता है लंबी दूरी वह अफगानिस्तान है। वहीं देखें तो बांग्लादेश जो कि भारत के साथ सबसे लंबा सीमा साझा करने वाला देश है, क्योंकि यह जो है 3 तरफ से भारत के साथ घिरा हुआ है। बांग्लादेश जो कि 3 ओर से भारत के साथ घिरा हुआ है, एक तरफ जो है समुद्र लगता है। नेक्स्ट, यह जो है दुनिया का सबसे बड़ा 5वां सबसे बड़ा भूभाग है सीमा साझा करने में, यानी कि विश्व में जो है सबसे 5वां स्थान रखता है बांग्लादेश और भारत के साथ जो सीमा साझा करते हैं इसकी लंबाई। नेक्स्ट देखें तो 6 देशों के अलावा जो है अफगानिस्तान सबसे कम सीमा साझा करने वाला देश है। चीन जो कि सबसे बड़ा देश है जो कि भारत के साथ सीमा साझा करता है। भूटान सबसे छोटा देश है जो कि भारत के साथ सीमा साझा करता है। तो इन सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, फिक्की की स्थापना कब की गई थी? तो फिक्की की जो स्थापना किया गया था 1927 में किया गया था। तो 1927 इसका करेक्ट आंसर था। भाई देखें तो फिक्की की जो स्थापना है उद्योगपति GD बिरला एवं पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास के द्वारा महात्मा गांधी की सलाह पर 1927 ईस्वी में की गई थी। इसका फुल फॉर्म जो होता है फेडरेशन ऑफ द इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इसका फुल फॉर्म होता है। तो इसका फुल फॉर्म भी आप ध्यान में रखेगा। भाई देखें तो यह जो है भारत में एक गैर लाभकारी व्यापारिक संगठन और पैरवी संगठन है। भाई देखें तो इसका जो मुख्यालय जो कि दिल्ली में भारत की राजधानी में स्थित है। यह जो है पूरे देश में देखा जाए तो 22 राज्यों में इसका संगठन है और यह जो है 8 देशों में काम करती है, यानी कि भारत के कुल 12 राज्यों में फैला हुआ है और इसका जो है अंतर्राष्ट्रीय में देखा जाए तो 8 देशों में इसका काम फैला हुआ है। भाई देखें तो भारत का एक मात्र राष्ट्रीय ATA जो कि इसी का एक संस्था है, इसी के द्वारा फिक्की का ही संस्था है, फिक्की के द्वारा ही जारी किया जाता है। तो इन फैक्ट को भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सा शब्द क्रिकेट से संबंधित नहीं है? तो कौन सा शब्द आपका क्रिकेट से संबंधित नहीं है इस रूप में क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपके ऑप्शन में जो है स्पिरिट दिया गया था, तो स्पिरिट इसका करेक्ट आंसर होता। चलिए तो क्रिकेट से संबंधित कुछ अन्य फैक्टों को देख लेते हैं। पहला जो आधिकारिक क्रिकेट टेस्ट मैच खेला गया था साल 1877 को ऑस्ट्रेलिया एवं इंग्लैंड के मध्य खेला गया था मेलबर्न में। भाई देखें तो अन्य देशों ने जब क्रिकेट खेलना शुरू किया तो 1909 में जो है इंपायर क्रिकेट सम्मेलन का गठन किया गया। इसे जो है 1956 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट सम्मेलन का जन्म दिया गया। इसी के बाद जो है 1856 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट सम्मेलन बनता है। भाई देखें तो पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच जो कि 1971 को इंग्लैंड एवं ऑस्ट्रेलिया के मध्य मेलबर्न में खेला गया था। एक दिवसीय मैचों में जो है पहला विश्व कप 1975 को लंदन में खेला गया था। विश्व क्रिकेट परिषद का जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद है उसका जो मुख्यालय है वह दुबई में स्थित है। नेक्स्ट, भाई देखें तो ICC की जो स्थापना है जो माना जाता है वो 1909 माना जाता है। तो 1909 इसका ध्यान में रखेगा। भाई देखें तो भारत का कंट्रोल बोर्ड जो है BCCI उसकी स्थापना 1928 को किया गया था। तो इसे भी ध्यान में रखेगा। ये क्रिकेट से जुड़ी कुछ प्रमुख ट्रॉफियां हैं जैसे कि मोईउद्दौला गोल्ड कप और SK नायडू ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, रानी झांसी ट्रॉफी, रजनी ट्रॉफी, ये सभी जो प्रमुख ट्रॉफियां जो कि क्रिकेट से संबंधित हैं। ये जो है क्रिकेट से संबंधित प्रमुख शब्दावलियाँ दे दी गई हैं, तो आप इन्हें एक बार वीडियो पॉज करके जरूर रीड कर लीजिएगा। जैसे कि प्रमुख देखिए शब्दावली तो ओवर, लॉन्ग ऑन, रबर, एसेज, कैच, ये सभी जो प्रमुख शब्दावलियाँ हैं जो कि क्रिकेट से संबंधित हैं, तो आप इन्हें एक बार वीडियो पॉज करके रीड कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपको ये हॉकी से संबंधित प्रमुख शब्दावली और भारोत्तोलन से संबंधित प्रमुख शब्दावलियाँ दे देंगे हैं। तो यहाँ इसे आप वीडियो पॉज कर रीड जरूर करिएगा, क्योंकि यहाँ से जो है 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं प्रत्येक शिफ्ट में। तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, वर्तमान वायुसेना के उप प्रमुख कौन है? तो वर्तमान जो उप प्रमुख है वह आशुतोष दीक्षित है। तो आशुतोष दीक्षित इसका करेक्ट आंसर था। ऐसे इसके बारे में मैं कंफर्म नहीं दोस्तों कि ये क्वेश्चन पूछा गया था, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है कल के शिफ्ट में जो है जो पूछा गया था सेकंड शिफ्ट में, तो इसलिए मैं इस कंफर्म नहीं हो पा रहा हूँ। तो आप देख लीजिएगा, जो भी एग्जाम देकर रहे होंगे उनको ये कंफर्म पता होगा। तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। यदि सेशन पसंद आए तो चैनल को एक लाइक जरूर करके जाइएगा और अपने दोस्तों के साथ भी अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि इसका सभी बेनिफिट उठा सकें। और यदि हमारे इस चैनल पर पहली बार आए दोस्तों तो इसी तरह के सेशन प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दिया जाता है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं।
तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।